नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पनियार स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके ऑलरेडी हम काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का पार्ट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो टोटल इसमें 21 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 79 से स्टार्ट हो रहा है। इससे लास्ट क्वेश्चन जो थे वो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 79। इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। जो भारत में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स होती है उसमें कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है, तो वो रहती है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की इन इंडिया वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो काफ़ी बार आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कांस्टेंट रहती है, तो वो फ्रीक्वेंसी रहती है। और कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी जाती है कि जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन में वो इंडिया में कितनी है। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज, और हर्ट्ज होते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और कई बार आपसे एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि बताइए कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। यानी कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो कितने से कितने हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो उसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी सिंपली क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिसे हम यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में या हॉस्पिटल में आप कह सकते हो, जिसे आप सिंपली अल्ट्रासाउंड के नाम से जान जाते हो। ठीक है, ऐसे अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तो आपने बेसिकली नाम सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यानी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है उन्हें बॉडी के थ्रू पास कराया जाता है और एक इमेज ली जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक्सरे सुना है तो वैसे ही अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वैसे ही ये होती है सोनोग्राफी। तो इसमें कौन सी वेव्स यूज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 81। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो इनमें से कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 2 बार और सेम सब्जेक्ट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी फ्रेडरिक सैंगर। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है और दोनों बार केमिस्ट्री के लिए मिला है। फर्स्ट टाइम इन्हें 1958 में और सेकंड टाइम 1980 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, और बात करें मैरी क्यूरी की तो इन्हें भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, बट एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार इन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, और सेम सब्जेक्ट की बात करें तो कई बार आपके पास ऑप्शन में जॉन बार्डिन भी आ सकता है। उन्हें भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है और सेम सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि नोबेल प्राइज़ कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, और वो कौन कौन सी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है, और पीस प्राइज़। तो ये 6 कैटेगरी जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और जो 5 कैटेगरी है, पीस को छोड़ के जो 5 कैटेगरी है उनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है स्वीडन के द्वारा, और पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें इंडिया की तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया से किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, और फर्स्ट टाइम पीस प्राइज़ इंडिया की तरफ से किसे मिला है, तो वो मिला है मदर टेरेसा को। ठीक है, तो चलिए ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 82 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं है स्टोर्ड एनर्जी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल और केमिकल ये तीनों के तीनों स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर। तो पॉलीमर हमारे पास क्या है, पॉली का मतलब मैनी और मर्स का मतलब पार्ट्स। जब बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर हमारे पास 2 तरह के होते हैं ऑर्गेनिक में, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल यानी जो हमें
नेचर से मिलता है, नेचर से या चाहे प्लांट से चाहे एनिमल्स के थ्रू मिलता हो। और सिंथेटिक वो होता है जिसे हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। तो उनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपका थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉटन, सेलुलोज, डीएनए ये आ जाते हैं। और सिंथेटिक की बात करें तो जैसे आप डेली भी यूज़ करते होंगे, जैसे पीवीसी पाइप्स, रबड़, पॉलीथीन और नायलॉन, ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं सिंथेटिक के। तो यहाँ हमारे पास पूछा था नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन सा है, तो वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आपके पास नायलॉन, टेफ्लॉन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 84, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन कंटेंट को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो सब में क्या होता है कार्बन। तो इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन, ये कुछ एग्जांपल हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो सभी में क्या होता है कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 85, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जितने भी है रिफाइनरी प्रोडक्ट है पेट्रोलियम की, तो बताइए कि सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गैसोलीन। तो बात करें इनकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो गैसोलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। बात करें कैरोसिन की, तो कैरोसिन की 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। बात करें डीजल की, तो डीजल का भी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। और बात करें लुब्रिकेटिंग ऑयल की, तो इसका 300 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर इनकी यूज़ की बात करें तो गैसोलीन का यूज़ होता है कार इंजन में, और कैरोसिन तो सभी जानते हैं कि स्टोव वगैरह में यूज़ होता है, और डीजल भी सभी जानते हैं व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल इसका यूज़ भी मशीनों में और इंजन में किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। और मेरा यहाँ आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि बताइए कि सबसे हाईएस्ट किसका होता है। फिर लोएस्ट गैसोलीन का होता है, तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 86, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज़। तो इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसका काम क्या होता है प्रोडक्शन करना लिम्फोसाइट्स की और एंटीबॉडीज़ की। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ क्या होती है। बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो ये पार्ट्स होते हैं, सॉरी ये टाइप्स होते हैं WBC के, वाइट ब्लड सेल के, और जिनका काम क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को फाइट कराना इलनेस और डिजीज़ से। तो ये काम होता है लिम्फोसाइट्स का। और वैसे ही सेम बात करें एंटीबॉडीज़ की, तो इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या वायरस हो गए, तो उसे आइडेंटिफाई करना और उसे न्यूट्रलाइज करना यानी ख़त्म करना, तो वो काम होता है एंटीबॉडीज़ का। तो इनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, इनकी प्रोडक्शन होती है थाइमस ग्लैंड से। और थाइमस ग्लैंड भी ये भी बिलोंग करती है इम्यून सिस्टम को, यानी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को सेफ रखने में हेल्प करती है, ठीक है, बीमारियों से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड। तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द विटामिन इज एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल यानी RBC की फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फॉलिक एसिड। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फॉलिक एसिड। तो चलिए RBC के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। RBC का जो साइंटिफिक नेम है वो है एर्थोसाइट, और ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी जो डेथ होती है वो होती है या तो लीवर में होती है या तो स्प्लीन में होती है। इसीलिए लीवर और स्प्लीन इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी इसका कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। और बात करें कितने दिनों तक RBC की लाइफ रहती है, तो वो रहती है 120 दिनों तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या गया इसके लिए, प्रोटीन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इसका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। और इसका काम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि RBC का काम क्या होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ठीक है। और सोते टाइम जो हमारा
आरबीसी का लेवल रहता है वो 5% कम हो जाता है। और अगर हम हाइट पे रहते हैं 4000 मीटर की हाइट पे रहते हैं तो हमारा जो आरबीसी है वो 30% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर इसकी कमी होती है, इसकी डेफिशिएंसी होती है शरीर में, तो उसकी वजह से हमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं, एनीमिया और जॉन्डिस। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो डिपेंड करता है आउटसाइड टेम्परेचर पे। अगर आउटसाइड टेम्परेचर हॉट है तो बॉडी टेम्परेचर हॉट रहेगा, कोल्ड है तो कोल्ड रहेगा। ठीक है, वो होते कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कौन सा इनमें से, ऑप्शन बी शार्क इज द करेक्ट आंसर। बाकी डॉल्फिन, व्हेल और पोर्पोइज ये आपके पास होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, ऐसे एनिमल जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो डिपेंड नहीं करता आउटसाइड टेम्परेचर पे। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को देख रहे हो तो आप एग्जांपल नोट कर लीजिए। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल के। तो इसमें एक एग्जांपल हो गया शार्क, फिर उसके बाद लेजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई, फिश। और वार्म ब्लडेड की बात करें तो इसमें आपके पास आ गई डॉल्फिन, व्हेल, पोर्पोइज और जितने भी ममाल्स है और साथ ही साथ बर्ड्स, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आ गए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट येलो कलर टू यूराइन इन ह्यूमन बींग। तो जो मानव शरीर में जो हमारा यूराइन होता है उसका कलर पीला किसकी वजह से होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90, सैफरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। सैफरन यानी केसर का पौधा। और यहाँ मेरे क्वेश्चन आप लोगों से कि बताइए सबसे ज़्यादा केसर कौन सी स्टेट में होता है, इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा गया कि सैफरन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये होता है स्टिग्मा एंड स्टाइल से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो कि स्टिग्मा कौन सा होता है और स्टेमन कौन सा होता है, पेटल और सेपल कौन से होते हैं। तो स्टिग्मा होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त होता है सैफरन, ये स्टिग्मा और स्टाइल से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज पुअर मैन्स काउ। तो गरीब व्यक्ति की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 92। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 92, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझते हैं कि बूट क्या होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके बाद कुछ एक ऑपरेशन चलते हैं उस पर। तो आपने स्टार्टिंग में कभी जब स्कूल टाइम में कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, जब उसे ऑन करते हैं तो उसके बाद कुछ एक ऑपरेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो उसे ही कहते हैं बूटिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए था, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ एक टर्म दिए उनको समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र यानी कि हम लोग और हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर, जिसकी वजह से क्या होता है हम इनपुट दे पाते हैं और इनपुट ले पाते हैं कंप्यूटर से। नेक्स्ट इसमें क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं लोडर की। लोडर क्या होता है, पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को लोड करने के लिए। और असेंबलर क्या होता है, ये भी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो सिंपल इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया। नेक्स्ट 93। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 93, द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल क्यों होती है, तो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई भी रेन ड्रॉप होती है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो सेंटर में वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो पुल होता है बाय जो सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, और जो सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उन पर कोई भी फोर्स बाहर से अट्रैक्ट नहीं करते, उन पर सिर्फ दो फोर्सेस लगते हैं, या तो इनवर्ड लगेगी या तो साइडवाइज लगेगी। ठीक है, और जो साइडवाइज फोर्सेस होती है वो तो निगलेक्ट हो जाती है। तो इनवर्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि उसका जो शेप है वो सर्कल के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 94। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 94, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। साउंड सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि साउंड क्या है, मैकेनिकली नेचर होता है और इसे आगे मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, यानी जिसमें जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे
उसमें साउंड उतना फास्ट ट्रैवल करेगा। तो सबसे ज़्यादा डेंस होता है सॉलिड, और उससे कम जो डेंस होते हैं वो होते हैं लिक्विड, और उससे कम होते हैं एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टील। तो स्टील में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है साउंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 95। द कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल हीटर की जो कॉयल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है नाइक्रोम की। नाइक्रोम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, और नाइक्रोम बना होता है निकल और क्रोमियम से, और इसमें रेशियो रहता है 80:20। 80 आपके पास निकल होता है और 20 क्रोमियम रहता है। ठीक है, तो कई बार आपसे रेशियो भी पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नाइक्रोम। और टंगस्टन हम यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में बल्ब लगे होते हैं उसमें हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 96। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 96। क्लोरीन इज मिक्सड इन वाटर सो दैट। पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, तो इसीलिए मिलाया जाता है ताकि पानी में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसे मार सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया आर किल्ड सो दैट बैक्टीरिया आर किल्ड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 97। एस्कॉर्बिक एसिड इज एन विटामिन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां, आंवला, और खट्टे पदार्थ जितने होते हैं उनमें विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है शरीर में, तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? मसूड़े फूलना या फिर स्कर्बी रोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 98। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय। तो एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया की वजह से, और इसे गिल्टी रोग भी कहते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। और जब ये किसी की बॉडी पे होता है तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99। पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पेनिसिलिन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और हमारे शरीर को क्योर करते हैं इन्फेक्शन से, तो वो होते हैं एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन भी क्या है? ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक होता है। आप बोल सकते हो ड्रग होते हैं, मेडिसिन होती है। और ये किस चीज़ से आइसोलेट होते हैं? ये होते हैं आइसोलेट फंगी से, और उस फंगी का नाम क्या है? पेनिसिलियम फंगी। ठीक है, तो उसका नाम ये है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो पहले समझते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। खरीफ की फसल वो फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, तो वो होती है खरीफ की फसल। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मस्टर्ड, सरसों। सरसों का जो फसल होती है, सरसों की जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। रबी खरीफ की फसलें क्या होती है? तो पहले खरीफ की फसल समझ लेते हैं। खरीफ की फसल वो होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जिसके एग्जाम्पल क्या है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार और बाजरा, मक्का। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं रबी की फसल। रबी की फसल वो होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, दालें। ठीक है, और भी इसमें फसलें होती है जैसे जायद की होती है और नकदी होती है। जायद की फसल वो होती है जो मई और जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जिसमें राई और ज्वार आपके एग्जाम्पल है। और नकदी फसलें, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कैश क्रॉप्स कौन कौन सी है? नकदी फसलें जो इस पर्पज़ से बोई जाती है ताकि उनसे बेच के पैसे कमाए जाए। ठीक है, तो उनका मेन जो मोटिव रहता है वो वही रहता है, पैसे कमाना। इसके एग्जाम्पल क्या है? कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो मैथ्स से रिलेटेड है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।